दोस्तों, हम लोग इस सेशन में सीखेंगे कि चैप्टर 1 10th का ज्योग्राफी भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जो है संसाधन एवं विकास, उसके बारे में जानेंगे। संसाधन एवं विकास के मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं, संसाधन कहलाते हैं। जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं ला जा सकता है, इनका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगला पॉइंट है निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। किसी भी प्रकार का संसाधन जो राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीयगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्र द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र के विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनका उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। ये थे हमारे मुख्य बिंदुएं जिन पे हमने अभी बात किया। तो संसाधन जो होती है ना, वो प्रकृति में पाई जाती है और हम प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं उनको। इसमें जैव होते हैं, अजैव होते हैं, नवीकरणीय होती हैं, अनवीकरणीय होती हैं, कुछ व्यक्तिगत होती हैं, कुछ सामुदायिक होती हैं। तो ये सब क्या होते हैं, संसाधन में पाए जाते हैं, प्रकार होते हैं। संसाधन को दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक, मानवीय। प्राकृतिक को नवीकरणीय, अनवीकरणीय। मानवीय को संरचनाएं की तथा संस्थाएं और मात्राएं एवं गुणवत्ता। फिर नवीकरणीय को सतत, जैव। अनवीकरणीय को पुनःचक्रीय, अचक्रीय। और जैव को प्राकृतिक और वन्यजीव में बांटा गया है। ये संसाधन का वर्गीकरण है। अब देखेंगे प्रकृति में उपलब्ध होने वाले पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुंच के बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है? इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो, इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। संसाधन नियोजन क्या होता है? ऐसा उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। संसाधन संरक्षण क्या होता है? संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का उपयोग अपव्यय ना हो, खराब ना हो, संसाधन संरक्षण कहलाता है। भूमि निम्नीकरण विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। निवल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जहाँ वर्षों में एक बार से एक से अधिक बार कृषि बोई जाती है, निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। कुल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र में प्रतिभूमि को जोड़ना ही कुल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। प्रतिभूमि क्या होती है? वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जा सकती, खाली छोड़ दिया जाता है, उसे प्रतिभूमि कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोमन ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक का स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलधार योगदान किया है। इस रिपोर्ट की ने सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की। देखेंगे कि बंजर भूमि भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती है तथा जो पहाड़ी, रेतीली अथवा दलदली होती है।
बंजर भूमि कहलाती है। लेटराइट मृदा क्या होती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिट्टियों के ऊपर की तेजी से कटाव से निर्मित जो मृदा होती है लेटराइट मृदा। मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा मिट्टी का कट जाना मृदा अपरदन है। उत्खात भूमि क्या होती है? प्रवाहित जल अथवा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहा धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। जल योजन के कारण होता है पीला रंग। वन मृदा क्या होती है? तो वन मृदा ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं में के गठन में प्रवृत्तीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। ये नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अलिसिलिक, एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होते हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। वैसे और भी प्रकार होती हैं मृदाएं की, जैसे कि हो गया आपको क्या कह सकते हो, तो ऐसे समझ लो कि जलोढ़ मृदा हो गया, काली मृदा हो गया, उसके बाद लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थल के रंग लाल और भूरा होता है मरुस्थलीय मृदा का। और आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं मरुस्थलीय मृदाएं। नमक की मात्रा इसमें अधिक होती है मरुस्थलीय मृदाएं में। और झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाना का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है। किसमें? मरुस्थलीय मृदा में। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे के परत में चूना की कंकर की सतह पाई जाती है। किसमें? मरुस्थलीय मृदा में। जो लेटराइट मृदा होती है इसका पीएच वैल्यू हमेशा याद रखना 6 से कम होता है। किसी लेटराइट मृदा का अम्लीय वैल्यू, एसिडिक जो वैल्यू होती है 6 से कम होती है। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और कह सकते हैं हम आपको, अब इसके कुछ अभ्यास में देखेंगे। लोहा किस प्रकार का संसाधन है? ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दिया तो नवीकरणीय योग, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय योग। तो इसका सही उत्तर होगा अनवीकरणीय योग। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है? अजैव। पंजाब भूमि निम्नलिखित का निम्नलिखित में से कौन मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस प्रांत की सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार को ही सोपानी कहते हैं, सीढ़ीदार को सोपानी कहते हैं। तो ये उत्तरांचल में होता है। इनमें से किस राज्य की काली मृदाएं पाई जाती है? तो गुजरात में काली मृदाएं पाई जाती है। 30 शब्दों में प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में देने के लिए। तो 3 राज्यों का नाम बताए जिसमें काली मृदाएं पाई जाती है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश काली मृदाएं पाई जाती है। कौन सी फसल उगाई जाती है इनमें काली मृदा में? तो कपास की खेती होती है। काली मृदा कपास, काली मृदा कपास को रिलेटेड करना पड़ता है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं? जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं। मुख्य रूप से फसल पर उगाई जाती है। जलोढ़ मृदा में कौन सी फसल होती है वो आप लोग बताओ। चूँकि ज़्यादातर जलोढ़ मृदाएं जो होती है किससे बनी होती है? पोटास, फास्फोरस और चूने से निर्मित होती है, अतः यह बहुत उपजाऊ होती है। इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत अलग अलग अनुपातों में पाए जाते हैं। बहुत उपजाऊ होने के कारण इन मृदाओं का गहन कृषि की जाती है। तो जलोढ़ मृदा जो आपकी है ये तो
जो होता है जलोढ़ मृदा, ये 2 प्रकार की होती हैं, ये याद रखना। तो जलोढ़ मृदा 2 होती है, एक होता है आपको बांगड़, एक होता है खादड़। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2, बांगड़ खादड़। पुराना को बांगड़, नया को खादड़। जलोढ़ मृदा में बांगड़ और खादड़ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए पुराना जलोढ़ होगा तो बांगड़, नया होगा तो खादड़। बांगड़ मृदा में कंकर ज़्यादा होती है और खादड़ में महीन कण होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो फसल होती है गेहूँ, चावल, गन्ना, दलहन फसल, ये सब होते हैं जलोढ़ मृदा में। और जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृतिक विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं, ये तो पहले ही बता चुके हैं हम आपको, फिर से बता देते हैं। इसमें गहन कृषि भी की जाती है, जो बहुत उपजाऊ होने के कारण इसमें मृदाओं पर समानता क्या की जाती है, तो गहन कृषि की जाती है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट हो सकता है इसमें। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जलोढ़ मृदा की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों को तलहटी पर बने मैदानों जैसे दौर, चो क्षेत्र, द्वार मतलब चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। ये जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? द्वार मतलब चो क्षेत्र या तराई क्षेत्र। चो क्षेत्र या द्वार क्षेत्र को चो क्षेत्र कहेंगे और तराई क्षेत्र कहेंगे, अलग आमतौर पर पाई जाती है। ये और कहाँ पाई जाती है? तो आप तीसरा देखेंगे, पहाड़ियाँ क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम की क्या कदम उठाना चाहिए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपक्षय की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाने जाने चाहिए। पहला, ढाल वाली ज़मीन पर समोच्च रेखा के समानांतर हल चलाने से ढाल की गति कम होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्र में समोच्च जुताई की प्राथमिकता दी जाए। ढालू ज़मीन पर सोपान बनाया जाना चाहिए। सोपान मतलब सीढ़ीदार बनाया जाना चाहिए। फसलों के माध्यम में घास की पट्टियाँ उगाकर मृदा अपक्षय कम किया जा सकता है। घास की पट्टियाँ जिसे पट्टी कृषि भी कहते हैं। घास की पट्टी की खेती करना क्या कहते हैं? पट्टी कृषि। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। यहाँ पर अजैव छूट गया है, लेकिन जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। जैव जिसमें जीवन है, जैव मंडल से उत्पन्न होती है। वे संसाधन जो जैव मंडल से उत्पन्न होती है जैव संसाधन कहलाती है। जिनमें जीवन पाया जाता है जैव संसाधन कहलाती है, जैसे मानव, वनस्पति जगत, मत्स्य जीवन आदि। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे पवन, जल, जीवाश्म ईंधन आदि। और भी आप जान सकते हो, तो आप देख सकते हो। इसमें तो बस आप इतना ही दोगे ना तो आपके लिए नंबर पर्याप्त हो जाएगा। और कुछ जोड़ना चाहोगे तो आप और भी जोड़ सकते हो उसमें, जैव अजैव में ऑप्शन बढ़ा दो। अब देख लो क्या होती है। लगभग 43% जो भूक्षेत्र मैदान में कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। अब चलते हैं कि 120 शब्दों में देने के लिए उत्तर बोलता है। तो पहला है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए। 1960 से 61 के वन। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में वर्ष 1960 से 61 के वन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? तो पहला देते हैं, तो भारत की कुल सुनिश्चित इलाकों का केवल 54% हिस्सा खेती के लिए है। देखा जाए तो बोया गया जो इलाका प्रतिशत है सामान्यतः विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि खेती की जाती है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं मिजोरम जैसे क्षेत्रों में राज्यों में 10% ही भूमि पर खेती की जा सकती है। भारत के अब देखो इसका दूसरा का उत्तर हम कैसे देंगे। वर्ष 1960 से एक का ख़त्म हो गया, दूसरा का कैसे देंगे। भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है,
लेकिन इसमें 93% भाग भू प्रयोग आंकड़ा उपलब्ध है। 93% में बस भूमि दिखाया गया है, जो कि ये क्या होते हैं, भू आंकड़े हैं, तो इनमें वन के अंतर्गत भी आते हैं कुछ हिस्से, जिसके कारण क्या होता है 30 और पर्वत पूरे क्षेत्र 30% भाग पर विस्तृत है। 43% पर भू क्षेत्र है, मैदान है, 43% पर मैदान है, 30% पर भू क्षेत्र पर आपको वो हो गया क्या कहते हैं पर्वत हैं। और देश का जो लगभग 27% भाग, ये आंकड़ा बता रहे हैं 27% भाग है, वो पठारी क्षेत्र है। बताओ भूमि खेती के लिए कहाँ बचा? 40, 30, 70, 20, 90, 3, 93 हो गया % भूमि कैप्चर ही हो गया, खेती के लिए बचा कहाँ? अब जो मैदानी वाला इलाका है हमारा 43%, हमने जो बताया 43% जो मैदान वाला इलाका है, इसी में खेती की जा सकती है। पर्वत पठार पर तो खेती की नहीं जा सकती है। इसीलिए क्या हो सकता है, आप इस तरह से आंसर दे सकते हो। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के चलते संसाधनों का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पहला ऑप्शन देखो इसका, आर्थिक विकास कई प्रकार के नए संसाधनों का दोहन करने के लिए बाध्य करता है, जिससे अधिक अभिदहन होता है। जब किसी देश के प्रौद्योगिकी कार्य विकास के कारण परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास होता है, तो वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती है और संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चूँकि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास आपस में संबंधित हैं, अतः इसका फलस्वरूप संसाधनों के अति इस्तेमाल होता रहता है। समझे? तो आर्थिक विकास आप देखेंगे, अतिरिक्त प्रश्न जो है हमारे, अतिरिक्त प्रश्न पे हम चलेंगे। संसाधन क्या है आप देखेंगे, फिर से हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, ये कोर है तो इसको रिपीट कर रहे हैं, फिर से हम लोग देखेंगे। पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वह जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है संसाधन कहलाती है। मानव संसाधन, मानव एक संसाधन है, क्योंकि मानव समवय संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव पर्यावरण में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण बताए थे ना हम आपको, 4 तरीके से किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, समापत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। ये है आपके संसाधनों का वर्गीकरण, जिस पर संसाधन को बांटा गया है। अब जब बांटा गया है तो इसके अलग अलग पार्ट के अलग अलग व्याख्या होगी। तो जैव अजैव बता चुके हैं। अब देखते हैं संसाधनों के प्रकार कैसे कितने हैं, वो बताए थे। अब इसको एक जगह सम्मिलित कर लिया है। तो जैव अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष, टोटल 11 संसाधनों के प्रकार हैं। और 11 को अलग अपनी अपनी परिभाषा अलग अलग हैं, कुछ के जानेंगे, देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव वे संसाधन जो जीव मंडल में जीवन के लिए आते हैं तथा जो सजीव होते हैं, इनमें जीवन है, ये संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मनुष्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव हैं, जिनमें जीवन नहीं होता, अजैव संसाधन कहलाते हैं। समाप्त के आधार पर संसाधनों की व्याख्या, नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 ही तो हैं। वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वे खत्म नहीं हो सकते, ये संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं, नवीकरणीय कहलाएंगे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन। अनवीकरणीय योग्य क्या संसाधन है? वे संसाधन जिन्हें बनाने में लगभग लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, ये दोबारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, कभी खत्म हो सकते हैं, जैसे धातु, जीवाश्म ईंधन कभी भी खत्म हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ज़्यादा उपयोग करेंगे, ज़्यादा मात्रा में हम उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अधिक खर्च खपत होगा, और अधिक खपत होगा तो भंडारण क्या होगी, कटौती होगी, और कटौती होगी तो कम होना चालू हो जाएगा, और कम होना चला जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा।
जिसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय योग्य कहते हैं संसाधन। अब हम लोग देखेंगे इससे एक सीढ़ीदार हम सोपान कृषि के बारे में चर्चा किए थे। सोपान कृषि वही कृषि होती है जिसमें क्या होता है, सीढ़ीदार, मतलब कि पानी अगर ऊपर से डाला जाए तो नीचे लुढ़क 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 के एक दूसरे पे आते जाए, तो इसलिए सीढ़ीदार का होता है। और वहाँ पे जो भूमि होती है ना वो समतल नहीं होती है पठारी इलाकों में, तो वहाँ पे क्या होती है, सोपानी कृषि की जाती है। अब आगे देखते हैं हम लोग संसाधनों के आर्थिक उपयोग के कारण पैदा हुई समस्याएं। क्या सब समस्याएं, 7 समस्याओं को दिखाया गया है। तो पहला संसाधनों का अधिक उपयोग के कारण संसाधन कम हो जाएंगे, ये वास्तविक बात है। संसाधनों की कमी के कारण कुछ लोग संसाधन कम हो जाते हैं और कुछ नहीं। संसाधन का अधिक उपयोग करेंगे तो कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। संसाधनों के अधिक उपयोग के कारण प्राकृतिक संकट पैदा हो गया है। क्या सब संकट है प्राकृतिक? प्रदूषण, ओजोन परत अवक्षय, भूमि निम्नीकरण। चौथा पॉइंट क्या बताया जा रहा है, मानव संसाधनों पर पूरी तरह निर्भर हो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संसाधन का सामना करना पड़ रहा है, संसाधन का सामना करना पड़ रहा है। इसका क्या तथ्य पढ़े, संसाधन। अब संसाधन का सामना कैसे करना पड़ा है? संसाधन धातु, संसाधन क्या आते हैं, जैसे धातु, जीवाश्म ईंधन, इनका प्रयोग उद्योग में होता है और इनकी कमी के कारण पदार्थ में कमी बढ़ती जा रही है, जिससे संसाधनों का भी सामना करना पड़ रहा है। सातवां क्या है, यदि संसाधनों का किसी तरह उपयोग होता रहता है तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन नहीं बचेगा। अब सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास वे विकास जो बिना पर्यावरण के नुकसान पहुंचाए तो विशेष पर्यावरण सुरक्षित रहे तथा वर्तमान विकास भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता के अनुसार किया जाए, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत, लगातार पोषणीय विकास, सतत लगातार जो पोषणीय विकास चलता रहता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है, यह एक क्या है, घोषणा है, जिसे 1992 ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया था। एजेंडा 21 को किया गया था। इस सम्मेलन वो 1992 में हुआ था, तो जून में हुआ था। 1992 कब हुआ था? जून में हुआ था। और इसमें 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर, जो ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरो, कहाँ का शहर है? रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील का शहर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुई थी और सम्मेलन का आयोजन विश्व के स्तर पर बढ़ते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए हुआ था। इस सम्मेलन के अतिरिक्त नेताओं को भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधताओं पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास का एजेंडा को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य था कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ाया जाना। यह एक कार्यसूची है जिसके उद्देश्य से समान हितों और पारस्परिक और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण हानि, गरीबी और रोगों से निपटना। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्थानीय निकाय अपना एजेंडा तैयार करें। मुख्य इसका उद्देश्य था अपना क्या करें, एजेंडा एक तैयार करें। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? संसाधन नियोजन आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये सभी संस्थानों पर अलग अलग प्रकार से संसाधन पर्याप्त पाए जाते थे। कहीं पर कुल संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते थे, कुछ संसाधन कम मात्रा में पाए जाते। जैसे संसाधनों का नियोजन नहीं तो उन संसाधनों को उपलब्ध नहीं हो पाता था। यदि संसाधन का नियोजन नहीं होगा तो कुछ संस्थानों के लोगों को वहाँ पर नहीं पाया जाएगा, तो जाने वाला संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यह हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए संसाधन को क्या किया, एक जगह पर एकत्रित किया, नियोजन किया और संसाधन फिर वहाँ से क्या किया, सब डिस्ट्रीब्यूट करने लगे संसाधनों को कि हाँ भाई तुमको कमी है तो तुम ले लो, हमको कमी है तो हम तुमसे ले लेंगे। संसाधन नियोजन के चरण, इसके चरण जो जटिल प्रक्रियाएं हैं।
पहला, देश के विभिन्न देशों के संसाधनों की पहचान करना, उनका तालिका बनाना। दूसरा, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र और संसाधनों की गुणवत्ता को मापना। तीसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। चौथा, संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं में समन्वय स्थापित करना। ही क्या था? संसाधन नियोजन का चरण थे। अब इसमें और भी हम कुछ जान सकते हैं। तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले की प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जन संसाधनों की कमी है। लद्दाख शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत की धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत संरचना अथवा महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए संसाधन क्या पड़ी? नियोजन की आवश्यकता पड़ी। देखें, जैसे पता चला। अब हम लोग देखेंगे कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, संसाधन को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी इंसान को। संसाधन मनुष्य के जीवन यापन की अति आवश्यक संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। संसाधन जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। देश की रक्षा के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाली सामग्रियां संसाधनों के प्रयोग से बनाई जाती हैं। चौथा, कंपनियों के विकास के लिए जीव संसाधन आवश्यक, यदि वो खत्म हो जाए तो कंपनियां का काम रुक जाएगा। पांचवा, परिवहन के लिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। छठा, संसाधन किसी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, किसी भी तरह का विकास जो हो महत्वपूर्ण भूमिका उसमें संसाधन निभाएगा ही। संसाधनों अधिक उपयोग के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। अब 14वां देखते हैं पॉइंट क्या हमारा कहता है। संसाधनों में प्रौद्योगिकी और संस्थाओं का महत्व बताओ, पूछ सकता है। संस्थानों में प्रौद्योगिकी और संस्थाओं का महत्व बताओ। किसी भी देश के विकास में संसाधन तभी योगदान दे सकता है जब वह उपयुक्त प्रौद्योगिक विकास और संसाधन परिवर्तन किए जाएं। यदि कोई देश या राज्य संसाधन समृद्ध है परंतु वह उपयुक्त प्रौद्योगिकी की नहीं है, तो वह संसाधन विकास के योगदान में नहीं दे पाएगा। मतलब राज्य संसाधन संपन्न है लेकिन उसका कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या विकास में योगदान दे पाएगा। जैसे कि झारखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब 15वां पॉइंट देखते हैं, भू संसाधन क्या होता है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं क्या करती है, ये वाहन और संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि क्या है? सीमित संसाधन नहीं है, क्योंकि उसका 93% भाग कैसे कैसे बटा हुआ था, बता दिए थे हम आपको। भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। वन, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, बंजर तथा कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि प्रजाओं में उगाई गई जमीन भूमि, जैसे इमारत, सड़क, उद्योग आदि। तो ये सब थे भू संसाधन का उपयोग। भू संसाधन क्यों जरूरी है इसका आप चलते हैं इसके आगे की बात। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य भूकृषि योग्य भूमि, जैसे कि पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, स्थायी चारागाह। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, स्थायी चारागाह अथवा अन्य गोचर भूमि, जहाँ पे गाय चराते हैं या रखते हैं, वो भी हमारे कृषि भूमि योग्य हो सकती है, नहीं हो सकती है। विविध वृक्ष फलों तथा उत्पन्न अधीन भूमि, आप कहीं पे हम बागान लगा देते हैं आम का, केले का, वो भी तो कृषि योग्य भूमि हो सकती है।
कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्ष खेती ना की गई हो। बहुत सारी ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे लोग छोड़ देते हैं, जाने दे यार ज़मीन पड़ी हुई है हमारी, वो उसको भी उपजाऊ बना सकते, उसको पे भी कृषि की जा सकती है। अब प्रतिभूमि देखते हैं क्या होता है। प्रतिभूमि के लिए वर्तमान प्रति जो होती है, वर्तमान प्रतिभूमि क्या होती है? वर्तमान प्रतिभूमि ये प्रतिभूमि होती है कि एक कृषि वर्ष या उससे कम की खेती ना की गई हो, मतलब साल भर हम ज़मीन को लिए हुए हैं और उसमें खेती नहीं कर रहे हैं, तो वो वर्तमान प्रतिभूमि कहलाएगी। अब वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि भी आती है, जिसमें अब 1 साल वो भी तो कोई किस जिससे लिया होगा वो भी वैसे ही छोड़ रखा होगा, तो 1 से 5 साल के लिए किया होगा, ऐसा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो के साथ दूसरे दिन। थैंक यू।